हेलो स्टूडेंट, आज अपने टॉपिक करेंगे जनाकिकीय संक्रमण सिद्धांत। इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन का यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही कोई समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करते हुए साक्षर, नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। जनसंख्या में होने वाला यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है, जिसे सामूहिक रूप से जनाकिकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। संसार में जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास पर अध्ययन करने से हमें जनसंख्या की वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं देखने को मिलती है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी जनसंख्या रिपोर्ट में भी जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं और यह संपूर्ण परिवर्तन 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, दूसरी अवस्था में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर उच्च परंतु गिरती हुई, तीसरी अवस्था में उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, चौथी अवस्था में मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर और पांचवी अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। जनाकिकीय संक्रमण सिद्धांत की इन अवस्थाओं पर विश्व के कई प्रसिद्ध विश्लेषकों ब्लैकर, साइमन, बर्गडॉर्फर ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। अब अपने इस सिद्धांत की इन 5 अवस्थाओं को रेखा चित्र के माध्यम से समझते हुए इनका वर्णन करेंगे और इन 5 अवस्थाओं के कारण ही संसार में 5 प्रकार के जनाकिकीय वर्ग मिलते हैं, उनका अपने अध्ययन करते हैं। तो प्रथम अवस्था में या पहला वर्ग में अपने जो अध्ययन करेंगे उसमें है कि प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर होते हैं, जो 40 से 50 तक जन्म तथा मृत्यु प्रति 1000 होते हैं। जन्म और मृत्यु लगभग बराबर होने के कारण इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि बहुत मंद होती है। ये देश अधिकतर निर्वाह कृषि पर निर्भर करते हैं। अफ्रीका में सूडान, नाइजीरिया, इथोपिया, कांगो, घाना, कीनिया, तंजानिया, अंगोला, रोडेशिया आदि देश तथा मध्य अमेरिका में ग्वाटेमाला और दक्षिणी मैक्सिको इसी अवस्था के देश हैं। जब जन्म व मृत्यु दर समान होते हैं तो वह स्थिति शून्य जनसंख्या वृद्धि, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ की होती है और ऐसी ही स्थिति में जनसंख्या ह्रास भी होता है या उसका खतरा बना रहता है। परंतु वास्तविक रूप से वर्तमान समय में विश्व की अनेक चैरिटेबल संस्थाओं, सहयोग संगठनों तथा संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले मानवीय कार्यों, जिसमें भोजन व स्वास्थ्य सुविधाएं आती हैं, के कारण संसार के अधिकांश देशों, जो देश इनमें शामिल हैं उनकी अपने बात कर रहे हैं, को इस वर्ग से बाहर कर दिया है। अतः अब इस वर्ग के किसी भी देश में मृत्यु दर का स्तर जन्म दर के स्तर से उच्च नहीं है। हाँ, कुछ देशों जैसे सोमालिया, कांगो, अंगोला, रोडेशिया आदि के कुछ भाग किन्हीं आंतरिक कारणों से इस वर्ग में आते हैं। अब अपने बात करेंगे दूसरी अवस्था की। दूसरी अवस्था में भी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण मृत्यु दर गिरती हुई होती है। इस अवस्था में जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। इस वर्ग में प्राय वे पिछड़े हुए देश आते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था में सुधार दृष्टिगोचर होने लगा है। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश जो प्रथम अवस्था में थे अब इस अवस्था में आ गए हैं।
उसके बाद अपने बात करेंगे तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था में उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर होती है। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। उत्तरी अफ्रीका के नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया और पश्चिमी एशिया के अरब राष्ट्र तथा दक्षिणी एशिया में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भारत के उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी राज्य, दक्षिणी पूर्वी एशिया में लाओस, कंबोडिया आदि देश इस वर्ग में आते हैं। वास्तव में इस अवस्था में अति तीव्र वृद्धि होने के कारण ही सामाजिक व राजनीतिक संस्थाएं परिवार नियोजन का लक्ष्य लेकर आती हैं और फिर जन्म दर धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके बाद अपने बात करेंगे चौथी अवस्था की। चौथी अवस्था में मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। संयुक्त राज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली, अर्जेंटीना, सूरीनाम, मिस्र, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड आदि देश इस वर्ग में आते हैं। वर्तमान समय में भारत के दक्षिणी राज्य तथा चीन एवं बांग्लादेश भी इसी वर्ग में शामिल हो गए हैं। इस अवस्था के प्रारंभिक काल में जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि धीरे धीरे मंद होने लगती है तथा इस अवस्था के अंतिम काल में पहुँचते पहुँचते वृद्धि न्यूनतम सीमा के पास पहुँच जाती है। इस अवस्था के देशों में यांत्रिक कृषि के द्वारा प्राय अधिक भोज्य उत्पादन होता है। निर्माण औद्योगिक धंधे भी इन देशों में बहुत विकसित हुए हैं, जिनके कारण वहाँ शहरों की अधिक वृद्धि होने लगी है। इसके बाद अपने पाँचवीं अवस्था या पाँचवें वर्ग की बात करेंगे। पाँचवीं अवस्था में निम्न जन्म दर होती है, इसलिए ऐसे देशों को भविष्य में जनसंख्या घट जाने का भय रहता है। पश्चिमी यूरोप के प्राय सभी देश और जापान इस अवस्था में है। ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, फ्रांस आदि में निम्न जन्म दर होने से जनसंख्या अपनी स्थायी अवस्था को प्राप्त हो गई है। रूस, बेलारूस, यूक्रेन तथा जापान भी अब इसी वर्ग में है। भारत का केरल राज्य तथा दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ भाग भी इसी वर्ग में पहुंचने वाले हैं। इस वर्ग के कई देश जनसंख्या ह्रास, जैसे देशों की बात करें अपने रूस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, यूक्रेन व स्वीडन आदि जनसंख्या ह्रास का सामना कर रहे हैं। रूस की जनसंख्या जो 1990 में 1480 लाख थी, 2007 में घटकर 1420 लाख रह गई और 2025 में 1380 लाख रह जाने की संभावना है। इन देशों को भय है कि ऐसा लगातार होने से इन राष्ट्रों की मानव शक्ति अति दुर्बल हो सकती है। अब अपने इन पांचों अवस्थाओं का एनालिसिस करते हैं। इन पांचों अवस्थाओं से गुजरती हुई किसी देश की जनसंख्या अपनी संतुलन अवस्था को प्राप्त हो जाती है। पश्चिमी यूरोपीय देश इन अवस्थाओं को पार करते हुए अंतिम अवस्था में आ गए हैं। इन देशों में सबसे अधिक औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास हुआ है। एशियाई देशों में चीन, भारत, बांग्लादेश आदि अब चौथी अवस्था में पहुंच रहे हैं, इसलिए उनमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नीचे गिर रही है और वहाँ की जनसंख्या जो तेज़ी से बढ़ रही थी उसमें कुछ कमी आने लगी है और निकट भविष्य में जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य से नीचे आने की उज्ज्वल संभावना है।